प्रदेश में 13 जुलाई को निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा का तूफानी प्रचार जारी। शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में करेंगे चुनाव प्रचार। 8 जुलाई को होगा 39 जिलों के में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान। पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम 14 को आएंगे और जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम 15 को होंगे घोषित। दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार और अपराध से छत्तीसगढ़ में हतारी हुई शर्मसार। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगाए आरोप। कहा 24 महीने में सीएम बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी ने घर पर पड़ा दूसरी बार छापा। सीतापुर में भालू ने वृद्ध महिला पर किया हमला। भालू के हमले से महिला गंभीर रूप से हुई घायल। और जीरापुर में ग्रामीणों ने डॉक्टर दुबे पर लगाए लापरवाही के आरोप। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग घायल हुए। डॉक्टरों की लापरवाही से हुई एक युवक की मौत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसी के चलते सीएम शिवराज और वीडी शर्मा का तूफानी प्रचार जारी है, जिसको लेकर सत्ता संगठन के मुखिया एक साथ चुनावी हुंकार भरेंगे। दूसरे चरण के मतदान को लेकर सीएम शिवराज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल से खबर, जहां पर सीएम चौहान और प्रदेश चरण के लिए 13 तारीख को यानी कि 13 जुलाई को मतदान होना है, जिसको लेकर अब तूफानी चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार करेंगे और जनसभा में जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें 13 जुलाई को ये निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार करेंगे वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 8 जुलाई को होना है। बुधवार को दोपहर 3 बजे से प्रचार पर प्रतिबंध लग चुका है। चुनाव 39 जिलों में होगा। साथ ही मतदान के ठीक बाद मतदान केंद्र स्तर पर मतगणना प्रारंभ होगी, लेकिन जानकारी के अनुसार परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी। पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम 14 जुलाई को एक साथ घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। और तीसरे चरण में 242 जिला पंचायत सदस्य, 1916 जनपद सदस्य, 6408 सरपंच और 22451 पद के लिए मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होना है वे हैं राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, भिंड, श्योपुर और मुरैना। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खबर भारत के संपादक अनूप सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप सर, पंचायत चुनाव होने हैं, कल अंतिम चरण है उसका जिसके लिए चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर? देखिए प्रियंका, पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं वो गांव की सरकार को चुनने के लिए हो रहे हैं और इस समय इस बार हम 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। अब तीसरा जो चरण है वो कल है और ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि बारिश का सीजन है और बारिश के मौसम में जहाँ मतदान केंद्र हैं यानी छोटे गांव में, दूरांचल क्षेत्रों में, वहां पर किस तरह से चुनाव मतदान संपन्न हो सकता है, ये एक चुनौती होगी निर्वाचन आयोग पर। तो ये देखना होगा कि ये कल जो चुनाव होने वाले हैं उस पर मतलब किस तरह के रुझान देखने को मिलेंगे और किस तरह से चुनाव वहां पर निर्वाचन आयोग काम कराता है। और इसमें एक बात और सामने निकल कर आ रही है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा है कि मतगणना तो होगी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं बताया जाएगा, वो एक साथ बताए जाएंगे। जी
निश्चित रूपेगा क्या है, जो निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम तय किए हैं, उन्होंने 3 चरण में जब मतदान होते हैं तो मतगणना अंतिम में ही होती है। ये जो तीसरे फेज का चुनाव है, इसका मतगणना 15 तारीख को संभवतः होगी और 14 तारीख को, सॉरी 14 तारीख को होगी। और इसमें जहां जहां कल मतदान वोट डाले जाएंगे वहां पे स्तर पर ही 3 बजे के बाद से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और जैसे ही होगा तो प्रत्याशियों को गणना दे दिया जाता है प्रमाण पत्र कि आपको कितने वोट मिले, और प्रमाण पत्र जो होता है, जीत हार का प्रमाण पत्र होता है, वो जिससे मतलब रिजल्ट आएगा उसमें घोषित किए जाएंगे। सर, जिस तरीके से हमने पहले चरण में देखा था कि कई जगह पर हंगामा देखने को मिला था, जिसके चलते दूसरी बार सख्ती बरती गई थी, अब ये तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, अंतिम चरण का, तो इसको लेकर किस तरह से पुलिस बल, प्रशासन कहना चाहिए, पूरी तैयारियां की हुई है उन्होंने, जिस हंगामा ना हो इसको लेकर? निश्चित तौर पर प्रशासन ने संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं वो आइडेंटिफाई किया होगा और वहां पर पर्याप्त फोर्स लगाए, क्योंकि देखो ये गांव का चुनाव है और गांव में जो होता है काफी आपस में जो चुनाव लड़ते हैं होते हैं और उसमें काफी ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि वाद विवाद हो, लेकिन उससे इतर जिला प्रशासन ने या निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्थाएं की हैं उससे काफी हद तक इस संभावनाओं से बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी समृद्ध पंचायतों की, उसके अच्छे परिणाम मध्य प्रदेश में आए हैं। आने वाले अगले सालों में जब चुनाव होंगे तो समृद्ध पंचायतों का भी गठन होगा। तो ये सारी चीजें, लड़ाई झगड़े या इस तरह की जो अवांछित घटनाएं हैं उससे बचा जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हम आपको खबर बता रहे थे भोपाल से। आपको बता दें कि अंतिम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर जो तीसरे चरण के मतदान होना है, अंतिम चरण है जिसके लिए कल चुनाव होना है और जिसको लेकर अब प्रचार थम चुका है और कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी के दुर्ग स्थित आवास में आईटी विभाग ने 24 महीने में दूसरी बार छापा मारा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी एवं उनके पार्टनर के साथ कुल 30 स्थानों में कार्रवाई की गई है, जिसमें 9.5 करोड़ नकदी एवं 4.5 करोड़ की ज्वेलरी के साथ 200 करोड़ से अधिक के कलेक्शन के प्रमाण पत्र मिले हैं। वहीं दूसरी जांजगीर से है, जहां 53 साल की महतारी के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या कर दी जाती है। आज तक इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी की कोई प्रतिक्रिया उनकी देखने को नहीं मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा ने कहा कि कांग्रेस अपराधियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को खत्म कर रही है। तो 9 करोड़ 50 लाख रुपए का कैश, 4.50 4.5 करोड़ का आपका ज्वेलरी और उसके अलावा 5 करोड़ के 50 करोड़ के जमीन जायदाद दस्तावेज, और ये सिर्फ, और ये 200 करोड़ जो दस्तावेज जो वसूली के मिले हैं ये सिर्फ 1.5-2 महीने की जो वसूली का है। और ये दोनों जगह, और सबसे बड़ी बात है कि दुर्भाग्यजनक बात है कि जो मुख्यमंत्री जी के डिप्टी सेक्रेटरी उनके पास 24 महीनों में 2 बार रेड हो गई। ऐसा भूतो न भविष्यति, मतलब पिछले रेड से इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और ना ही कोई कंट्रोल किया। इन्होंने छूट देते गए और कोई भी अगर कार्रवाई करते तो छत्तीसगढ़ को शर्मिंदगी का मुंह नहीं देखना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री जी गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस रेड से मुख्यमंत्री आवास तक सीधे के सीधे एक इशारा जा रहा है और दोनों को सरकार के द्वारा सरपरस्ती हासिल है। तो हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी त्यागपत्र दें। खबर जहां कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं भाजपा ने। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दंतेवाड़ा से मोहम्मद जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साजिद जी, मोहम्मद साजिद, दंतेवाड़ा से खबर सामने आ रही है जहां पर भाजपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में खत्म कर रहे हैं वो।
जी अभी पिछले हफ्ते कांग्रेस के जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, उनके जो करीबी कुछ अधिकारी थे और कांग्रेस के कुछ बड़े अधिकारी, जो सरकार के जो अधिकारी हैं, उनके घरों पे आईटी की रेड पड़ी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी। जिनके कुछ ठिकाने रायपुर, बिलासपुर, भिलाई जैसे जो ठिकाने हैं, उनके घरों पर रेड पड़ी थी, जहाँ से आईटी को करीब 9.5 करोड़ की कैश और 4.5 करोड़ की जो जेवरात होते हैं वो मिले हैं। साथ ही इनके करीबी है जिनका कि कोरबा में जो कोल माइंस होते हैं, उसमें उनके कुछ दस्तावेज मिले हैं कि उनकी हिस्सेदारी की तरह। तो इस तरह के आरोप पे भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है। कल रमन सिंह जी ने भी रायपुर में, पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह है, उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भी उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कांग्रेस जो वर्तमान सरकार है उसको आड़े हाथों लिया। तो इन आरोपों में कितनी सत्यता है? क्या कांग्रेस की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी हाँ, कांग्रेस का तो हमेशा ही कहना है कि केंद्र सरकार जो है, जो केंद्रीय संस्थाएं जो भी है, ईडी हो चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, इनका दुरुपयोग कर रही है। चाहे ये केंद्रीय स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे हो। राज्य सरकार ने इसे एक तरफा नकार दिया है और कहा कि ये केंद्र सरकार के जानबूझकर किया गया कार्रवाई है, जो कि कांग्रेस के और जो सरकार के जो करीबी जो मुख्यमंत्री के जो करीबी अधिकारी हैं, उनके घरों पर इस तरह का रेड डाला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो क्या उनसे आपकी बात हुई कि अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? जी अभी फिलहाल तो जांच चल रही है और केंद्र सरकार की तरफ से और भी जांच एजेंसी आने की आशंका जताई जा रही है। कल मीडिया प्रभारी, जो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील नारायण शुक्ला ने भी इस पर एक काउंटर किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो इस तरह से सारे देश से कांग्रेस को खत्म कर रही है, साथ ही जो जितने जहाँ पर सरकारें हैं और जिसके विरुद्ध जो काम कर रही है केंद्र सरकार के, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर ईडी हो, आईटी हो, चाहे किसी और तरह की संस्था हो, उन संस्थाओं का दुरुपयोग करके कार्रवाई करने का आरोप लगाया सुशील नारायण ने। और रमन सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर कहा कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और अपनी जो राज्य में जो भी संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर रही है। मतलब दोनों, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल जारी है। लेकिन मोहम्मद शाजिद, इससे पहले भी जो बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी हैं, सीएम बघेल की, उनके स्थान पर इससे पहले भी छापा मारा जा चुका है। ये 24 महीने में दूसरी बार छापा मारा गया है। जी हाँ, डिप्टी सेक्रेटरी जो उनके भिलाई स्थित जो आवास है, उस पर भी छापा मारा गया था और कुछ दस्तावेज और कुछ ज्वेलरी वगैरह वहाँ से बरामद की गई थी। तो इस पर भूपेश बघेल, एक तरह से सीधे तौर पे भूपेश बघेल पर ये प्रहार था, क्योंकि उनके डिप्टी सेक्रेटरी के घर पर ही इस तरह का छापा पड़ा था। और इस तरह भाजपा तो आड़े हाथों ले ही रही है, कांग्रेस भी अपने बचाव के पक्ष में फिलहाल दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये दंतेवाड़ा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने पत्रकार वार्ता के दौरान जो कांग्रेस सरकार है उस पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ को खत्म किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के जो करीबी हैं उनके पास अवैध संपत्ति है, जिसको लेकर छापा मारा गया है और छापामार कार्रवाई की जा रही है। और अब अगली खबर सीतापुर से। सीतापुर में एक सावक मादा भालू ने वृद्ध महिला के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। टेगापारा निवासी दुहनीबाई पिटूसी लेने नर्सरी गई हुई थी, जहां उसका मादा भालू से आमना सामना हो गया, जिसमें भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर रेफर किया गया। वहीं वन विभाग की तरफ से 5,000 की सहायता राशि दी गई। महिला है 52 वर्ष की, सूर टेगापारा की है। वो घोरने के लिए पुटूस लेने गई थी जंगल में 2368 में। तो उनको भालू के द्वारा हमला किया गया है, 3 जगह चोट आया हुआ है। तो अभी उनका प्राथमिक इलाज यहाँ सीतापुर CHC में हो रहा है। कितने ज्यादा चोट लगी है उनको? काफी ज्यादा चोट लगा हुआ है उनको। कैसे लाए उनको हॉस्पिटल? 108 के माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। वन विभाग के द्वारा कुछ सहायता राशि भी अभी उपलब्ध कराई गई है? जी, अभी हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा 5,000 रुपये दिया गया है, उनको अभी तत्काल दिया गया है अग्रिम राशि इलाज के लिए। जी। और आगे क्या और मदद करेंगे?
जी, इनके इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा पूरा बिल देंगे तो उनको सबमिट करेंगे तो उनको इलाज का पैसा मिल महिला जाएगा। को अभी लाया गया है, उसके सिर पे, पैरों पे, पेट पे, कमर पे सब जगह नाखून के निशान, बड़े बड़े कटे हुए निशान हैं। देख के लग रहा है कि किसी जानवर ने उस पर अटैक किया है। उन्होंने बताया कि भालू आया था जिसने अटैक किया है, तो अभी उसका इलाज जारी है और स्थिति स्थिर है अभी। स्थिति कैसी है सर उनकी? स्थिति ठीक है अभी उसकी, और जान को कोई खतरा नहीं है उनके अभी। तो क्या बेहतर इलाज के लिए क्या उनको रेफर कर रहे हैं? बेहतर इलाज के लिए एक बार अंबिकापुर भेजा जाएगा, उसकी सोनोग्राफी और सीटी स्कैन कराई जाएगी सिर की। ये सीतापुर से खबर है जहां पर भालू ने एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए वशिष्ठ दास महंत हमारे साथ हमारे सहयोगी सीतापुर से जुड़ चुके हैं। वशिष्ठ, एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया जिसमें वो घायल हो गई गंभीर रूप से, फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? काफी गंभीर चोटें हैं। ये मामला कल का है जब एक मादा भालू ने, उसके साथ शावक भी था और एक अधेड़ महीना 52 वर्षीय वह लकड़ी लेने अपने मतलब फुटूस की झाड़ लेने गई थी अपना झिरावा करने के लिए। तभी उसका आमना सामना हो गया और भालू ने उसके ऊपर हमला कर दिया जिससे उसके शरीर में काफी जगह चोटें आई है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट जो है उसके सर पे लगी है। उसका सर पूरा फट गया है और सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए उसको अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। तो क्या कोई उन्हें सहायता राशि दी गई है? जी, वन विभाग की टीम तत्काल हॉस्पिटल पहुंची थी और उनको 5,000 रुपए वन विभाग के द्वारा दिया गया और उसको अंबिकापुर ले जाने के लिए, रेफर करने के लिए पूरी व्यवस्था वहां पे वन विभाग की टीम कर रही थी। और साथ ही जब हमने उनसे पूछा कि क्या इसके लिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इस महिला के इलाज में जितना भी खर्च आएगा उसको वन विभाग वहन करेगा। तो क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं या फिर ये पहला मामला था? नहीं, इस तरह से अभी 15 दिन पहले ही हमारे चैनल में एक भालू बाइट केस चला था, मैंने बताया था। ये वहां से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर एक कालो का मामला है जहां एक व्यक्ति जंगल की ओर गया था और उसके ऊपर भी भालू ने हमला किया था और उसके सर में भी काफी गंभीर चोटें आई। हालांकि ये जो बीट है वह मैनपाट के अंतर्गत आता है और जो कल की घटना है वह सीतापुर बीट के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सीतापुर से ये खबर जहां पर एक भालू ने वृद्ध महिला पर हमला कर दिया। बता दें कि जो महिला थी वो पिटूस लेने गई हुई थी जिसके चलते वहां पर उसका भालू और महिला का आमना सामना हो गया जिसमें भालू ने उस वृद्ध महिला पर हमला कर दिया जिसमें वो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अभी चल रहा है और वन विभाग की तरफ से भी सहायता राशि दी गई है। और अब अगली खबर राजगढ़ जिले के जीरापुर से, जहां पर जीरापुर में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ डॉक्टर विवेक दुबे द्वारा लापरवाही बरती गई है जिससे एक 45 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। वहीं बीएमओ डॉक्टर विवेक दुबे ने कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए व्यक्ति को उनके द्वारा नहीं देखा गया। उस दौरान ड्यूटी पर दूसरे डॉक्टर थे। खेत में काम कर रहे बद्रीलाल राठौर सहित 3 लोगों पर बिजली गिरी थी जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया गया था। वहीं एसडीएम ने आश्वासन दिया, इसके बाद 2 घंटे के बाद जाम खोला गया। एक आदमी को जो है लेकर आए थे अस्पताल में, जो है उनके जो है डॉक्टर प्रियंका नरवरिया की ड्यूटी थी। डॉक्टर प्रियंका नरवरिया द्वारा जो है उनको देखा गया। देखने के बाद में उनको जो है मृत घोषित किया गया। मृत घोषित करने के पश्चात जो है उनके परिजन उनको थाने लेके चले गए। थाना ले जाने पर जो है उनको जो है उस पर जो है कुछ हाथ पैरों में हलचल दिखाई देने पर जो है पुनः वो जो है अस्पताल में लेकर आए। पुनः जो है डॉक्टर प्रियंका नरवरिया द्वारा उनको चेक किया गया जिसमें जो है वो मृत पाए गए। उनमें से कुछ परिजन जो है मेरे घर पर आए, मेरे को जो है लेकर गए, मेरे द्वारा भी देखा गया। देखने के बाद में जो है उनको जो है मेरे भी द्वारा भी मृत घोषित किया गया। ये जीरापुर से खबर, जहां डॉक्टर की लापरवाही होने के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं डॉक्टर पर।
उनका कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई है और इस पर हमारे साथ रविंद्र हाड़ा जीरापुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र, डॉक्टर की लापरवाही के आरोप लगाए थे ग्रामीणों ने, कितना सही था ये? क्या जो आरोप लगे हैं डॉक्टर पर वो सही पाए गए हैं? बताना चाहूंगा कि मंगलवार को जीरापुर के समीप गांव भंडावत में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए थे। घायलों को ग्रामीण अस्पताल लेके आए और आरोप लगाया है ग्रामीणों ने कि डॉक्टर द्वारा देखने पे पाया कि इनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जिनका नाम बद्रीलाल राठौड़ है। ऐसे में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजते वक्त शरीर में हलचल देखी गई, तो फिर वापस से ग्रामीण जो है अस्पताल में लेके आए और डॉक्टर से बोला कि इन्हें पुनः चेक कीजिए। तो वापस डॉक्टर चेक करते हैं तो मृत घोषित कर दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि डॉक्टर द्वारा ठीक से चेक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें मृत बता दिया जिंदे व्यक्ति को और हलचल थी शरीर में। ऐसे में उन्होंने चक्का जाम जीरापुर के मुख्य चौराहे पर किया। करीब 2 घंटे तक चक्का जाम रहा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हलचल देखने को मिली, किस तरह की ये हलचल देखने को मिली? क्या उन्हें ले जाते वक्त उनकी जो बॉडी थी उसमें कोई मूवमेंट हुआ या फिर जो नेचुरल हलचल होती वो देखने को मिली? किस तरीके की हलचल थी ये? ले जाते वक्त पोस्टमार्टम के लिए जब ले जा रहे थे उस दौरान शरीर में पैर जैसे पैरों का हिलना, इस टाइप की कुछ मूवमेंट बॉडी में देखी, तो उन्होंने तुरंत जो है वापस वो अस्पताल लेके आए। इस पूरे इसमें 1 घंटा हो चुका था और ऐसे में ग्रामीण नाराज हुए। बड़ी संख्या में नाराजगी व्यक्त की, नारेबाजी की, इंदर चौराहे पे चक्का जाम किया 2 घंटे तक करीबन। और ऐसे में पीएमओ डॉक्टर विवेक दुबे के खिलाफ नारेबाजी सभी ग्रामीणों द्वारा की गई और डॉक्टर विवेक दुबे से चर्चा हुई। उनका कहना था कि उस दौरान मेरी ड्यूटी नहीं थी और मेरे द्वारा चेक नहीं किया गया था। और डॉक्टर ने बताया कि जैसे रोस्टर के अनुरूप जो है ड्यूटी होती है, उस दौरान मेरी ड्यूटी नहीं थी, अन्य डॉक्टर की ड्यूटी थी उस दौरान। तो क्या डॉक्टर की बातों में सत्यता है? क्या उस दौरान कोई दूसरे डॉक्टर वहां पर थे या फिर ये सिर्फ बरगलाने वाली बातें की जा रही हैं? प्रशासन ने इस संबंध में जो है कार्रवाई की है तुरंत उसी दौरान, मंगलवार को चक्का जाम के दौरान। और डॉक्टर विवेक दुबे को स्थानांतरण जो है राजगढ़ कर दिया है। और बुधवार के दिन डॉक्टर विवेक दुबे ने प्रेस वार्ता की जिसमें अपना मत रखा और बताया कि उस दौरान मेरी ड्यूटी नहीं थी, अन्य डॉक्टर द्वारा उन्हें देखा गया था। मैं बाद में देखने गया था, जब तक मेरे देखने पर पाया गया था कि मृत हो चुके थे। तो क्या कोई जानकारी मिल पाई कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी नहीं थी, तो उस वक्त जिन्होंने चेक किया वो कौन से डॉक्टर थे? क्या उनका कोई पता चल पाया कार्रवाई में? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का बोलना ये है कि उस दौरान डॉक्टर प्रियंका नरवरे मेडिकल ऑफिसर जो है उनके द्वारा उन्हें चेक किया गया है और इस बात की पूरी जांच की जानी चाहिए और उस आधार पे दोषी पर कार्रवाई हो। और मुझ पर जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है, डॉक्टर ने बताया विवेक दुबे ने कि मुझ पर जिस हिसाब से कार्रवाई की गई है वो सरासर गलत है। बिल्कुल, जिस तरीके से दोषी कोई भी हो, कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन अगर इस तरीके से लापरवाही बरती जाती है, एक मतलब कहना चाहिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में और जो डॉक्टर्स हैं वो सतर्क हो जाएं और इस तरह की लापरवाही बरतने से थोड़ा सावधान रहें। हाँ, और बताना चाहूंगा मैम कि प्रशासन ने जब आचार संहिता लगी हुई है, ये धारा 144 प्रभावशील है, ऐसे में चक्का जाम और नारेबाजी जो हुई थी इसमें प्रशासन ने कार्रवाई की है। करीबन 11 लोगों नामजद लोगों पर मामला दर्ज हुआ है और 100 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया, धारा 188, 341 और 143 के तहत। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये जीरापुर से खबर थी जहां पर डॉक्टर पर आरोप लगाए गए हैं। उनका ग्रामीणों का कहना है कि लापरवाही बरती जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, जिसके चलते एक युवक की जान चली गई है और इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पता नहीं चल पाया कि आखिर वो डॉक्टर कौन था जिसके द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती गई है। हालांकि जो भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसी शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जब हारती है तो यही कहते हैं शराब बंटी। ईवीएम में गड़बड़ी तमाम आरोप लगाते हैं। जब ये हारते हैं तब हमेशा यही कहते हैं कि शराब बांटी गई, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। और इनके आप पिछले 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उससे अभी तक के उपचुनाव में बयान देख लो, लगभग एक जैसे हैं। जैसे ही हारने लगते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग, रटी रटाई कमलनाथ जी की बातें, इसके बाद ये भी तारीख भी आएगी, उसके बाद वो तारीख भी आएगी, अधिकारी ये नहीं समझे, अधिकारी वो नहीं समझे। ये कांग्रेस की मानसिकता बताते हैं, इनकी हार सुनिश्चित है ये भी बताते हैं। सरगुजा के मेन पार्ट में बौद्ध गुरु दलाई लामा का कैंपवा 1 में धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इससे अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार पहुंचे। बता दें कि बौद्ध धर्म के 14वें गुरु दलाई लामा का 87वां जन्मदिन है। इस अवसर पर मैनपाट के तिब्बतीन सोसाइटी के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और धूमधाम से बौद्ध गुरु दलाई लामा का जन्मदिन मनाया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि बौद्ध गुरु दलाई लामा ने दुनिया भर में शांति, अहिंसा, करुणा का सतत प्रयास किया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में धर्म गुरु दलाई लामा जन्मदिन मना जा रहा है। हाँ, आज जो है हमारा परम पावन 14वें दलाई लामा जी को आज के दिन जो है मतलब जन्म दिवस उनका 27वीं वर्ष 87 ईयर्स होने के उपलक्ष्य में मतलब आज के दिन जो है हर जगह में मतलब हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा यहाँ मैनपाट तिब्बती कैंप नंबर 1 में मतलब पूरे तिब्बतियों की ओर से जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने मुझे 87th बर्थडे ऑफ द ग्रेट दलाई लामा में मुझे इनवाइट किया गया था और पूरे तिब्बतन कम्युनिटी का जो इनविटेशन था उस पे मैं आया था। यहाँ पे उसी उपलक्ष्य में मैं आया था। बहुत प्यार मिला यहाँ पे, बहुत ही अच्छा वेलकम मिला सभी लोगों की तरफ से और सभी लोग को मैं सभी तिब्बतन कम्युनिटी के मेंबर्स को द ग्रेट दलाई लामा के द ऑनरेबल दलाई लामा के बर्थडे पे सभी को विश करता हूँ और उनके लंबी उम्र की उनकी कामना करता हूँ। और जो उन्होंने मैसेज जो नॉन वायलेंस का, पीस का, कंपैशन का, अफेक्शन का जो लोग मैसेज जो पूरे वर्ल्ड को दिया है वो मैसेज सभी कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो वैसे मैसेजेस को हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और सभी कम्युनिटीज़ के बीच में एक परस्पर सौहार्द और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर दंतेवाड़ा में अपने बच्चों के साथ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर भवन के सामने प्रेस विज्ञप्ति सौंपी। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को चुनाव के पूर्व किया वादा याद दिलाया और कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित करती हैं, जिसमें कुपोषण में कमी लाना प्रमुख है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर में कमी आई है। लेकिन कम मानदेय होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं ही कुपोषित हो रही हैं। हमें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाने पर शासन से उपचार के लिए कोई राशि नहीं मिलती है। कई वर्ष तक सेवा के बाद भी विभागीय पदोन्नति भी नहीं की जाती है। हमारी मांगों को सरकार को प्रमुखता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के इस बदलती तस्वीर में हम कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। तो साझा मंच बना हुआ है, तो आज हमारे पूरे प्रदेश में धरना में बैठे हुए हैं। तो हम लोग आज का जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, हम वादा निभाओ रैली जो हमारा सरकार चुनाव सत्र से पहले कलेक्टर दर देने का घोषणा किए थे, उसके लिए 1 दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन आज किए हैं। और इससे पहले भी हम 8 जून को किए थे, तो 8 जून में किए थे। एक अभी तक उनका कोई भी मतलब सकारात्मक पहल नहीं हुआ है।
चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दंतेवाड़ा से आशु भदौरिया जुड़ चुके हैं। आशु, महिलाएं छत्तीसगढ़ में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनके कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनका जो समूह है, उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि जो हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि उनको जो है कलेक्टर दर पे भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने 6 सूत्री मांगों को लेकर के अपना जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंपा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि उन्हें जो है कलेक्टर का पर मानदेय प्रदान किया जाए और साथ ही साथ जो है जो उनके रिक्त पद हैं जिस पर कि 25% की उनको आरक्षण मिला था, उस पर उन्हें पूर्ण आरक्षण चाहिए और उन्हीं के जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनको पदोन्नति दे करके उच्च पद पर भर्ती दिया जाए। क्यों नहीं की जा रही उनकी मांगे पूरी? जी, इनकी मांगे इसके लिए इन्होंने जो है कई बार पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, उसके बाद भी जो है शासन प्रशासन और इनके जो उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी सुध नहीं ली जा रही है, जिसको देखते हुए इन्होंने एक दिवस का जो है धरना प्रदर्शन किया है और कलेक्टर साहब से अपने जो है मांग को आगे पूरी करने के लिए गुहार लगाई है। तो क्या इस धरने के बाद उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किस तरह का कदम इनके द्वारा उठाया जाएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि यदि इनकी जो है सुध नहीं ली जाती है और मांग नहीं पूरी की जाती है तो इनके संघ का कहना है कि वो मीडिया के माध्यम से जो है अपनी सारी परेशानियों को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और उनको दिखाएंगे कि किस हालत में वो जो है उनको काम करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि जो कुपोषण का जो दर है वो कम हो चुका है, लेकिन कम मानदेय मिलने की वजह से उनके कर्मचारी ही कुपोषित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो है इस सच को मीडिया के माध्यम से लोगों तक लाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये दंतेवाड़ा से खबर थी, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ रैली निकाली है और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया है। हालांकि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो इसके बाद फिर प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुए आयकर छापे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। दरअसल आयकर विभाग ने सोमवार को सरकार और मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापे डाले, जिसमें करीब 9.5 करोड़ नकदी और 4.5 करोड़ के आभूषण और कोरबा के कोयला खदान से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की इस भ्रष्ट सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी शर्मसार हुई है। 30 जून को आईटी की एक बड़ी कार्रवाई हुई और छापे के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। और मुझे ये कहने में कहीं संकोच नहीं है, 30 जून 2022 को कांग्रेस की भ्रष्ट भूपेश सरकार के कारण छत्तीसगढ़ महतारी एक बार फिर शर्मसार हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी के दुर्ग के आवास में 24 महीने में दूसरी बार आईटी की रेड हुई, ये भी अपने आप में कीर्तिमान है। साथ ही मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उसके पार्टनर के साथ के ऊपर 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई। ये वही सूर्यकांत तिवारी है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों सहित विधायकों सहित वहां बैठ के घंटों बैठकर उसका हालचाल जानते हैं, कितने नजदीक हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।